नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो और लॉन्जाइनस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। और महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा की तरह वही हैं जो विषय वस्तु को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्लेटो के विषय में असत्य कथन छांटिए। पहला विकल्प है प्लेटो का समय 428 ईसा पूर्व से 348 या 347 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। दूसरा है प्लेटो यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। तीसरा है अपने गुरु सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के बाद वे राजनीतिक दर्शन की ओर मुड़े। और चौथा विकल्प है उनके पिता चिकित्सक थे तथा वे प्लेटो को भी चिकित्सक ही बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, इन चारों कथनों में से डी विकल्प जो है वो असंगत है, असत्य है, क्योंकि प्लेटो के पिता नहीं बल्कि अरस्तु के पिता चिकित्सक थे और वे अरस्तु को बनाना चाहते थे क्या, चिकित्सक। किंतु उनके असामयिक निधन के कारण उनका ये स्वप्न, ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब दोस्तों, यहाँ इस प्रसंग में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ एक विद्यार्थियों ने बहुत समय पहले मैसेज किया था किसी एक में, जहां ईसा पूर्व की तिथियां दी गई थी, तो वहां उन्होंने प्रश्न किया था कि 428 के बाद 348 आ रहा है। तो उस तरह की उनकी जिज्ञासा थी। हालांकि मैंने मैसेज करके उनकी जिज्ञासा शांत कर दी थी, पर मुझे आज लगा कि हो सकता है अन्य कई विद्यार्थियों की भी ये जिज्ञासा हो और वे नहीं जानते हो कि ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या फर्क होता है। दोस्तों, ईसा पूर्व जो होता है वो हमेशा घटते क्रम में होता है, यानी 428 के बाद अगला साल 427 ईसा पूर्व ही आएगा, आप ध्यान रख लें। लेकिन ईसवी सन जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। 428 ईस्वी है तो 428 ईस्वी के बाद 429 ईस्वी ही आएगा। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, ईसा पूर्व जब खत्म होता है, यानी एक ईसा पूर्व जब आ जाता है, उसके बाद एक ईस्वी सन शुरू होता है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, ताकि इस तरह का कोई भी भ्रम आपके मस्तिष्क में उत्पन्न ही ना हो। तो प्लेटो का समय 428 ईसा पूर्व से 348 347 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, ये बिल्कुल सही है। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे, ये भी बिल्कुल सही है। और वे सुकरात, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है सोक्रेटिस, उनके शिष्य थे, ये भी बिल्कुल सही है। अपने गुरु सुकरात को युवकों को गुमराह करने के आरोप में प्राणदंड दिया गया था। तो प्राणदंड में उनको विष पीने के लिए कहा गया था। तो अपने गुरु सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के बाद वे जो व्यावहारिक राजनीति से जुड़े हुए थे, वे राजनीतिक दर्शन की ओर जुड़ गए, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। लेकिन उनके पिता चिकित्सक नहीं थे, यानी ये तीनों कथन सत्य हैं और डी जो विकल्प है वो असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्लेटो का कौन सा ग्रंथ राजनीतिक चिंतन व आदर्श राज्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है? विकल्प हैं एपोलोजिया, एपिस्टल्स, रिपब्लिक या नोमोई। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिपब्लिक नामक जो उनका ग्रंथ है, जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसे राजनीतिक चिंतन और एक आदर्श राज्य की परिकल्पना का आधारभूत महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, और उसी पर आदर्श राज्य की जो परिकल्पना है वो आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के बाद प्लेटो के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ए है वे व्यवहारिक राजनीति से राजनीतिक दर्शन की ओर मुड़े। बी, उन्हें विश्वास हो गया कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए सक्रिय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। तीसरा सी, वे एथेंस से बाहर चले गए। एथेंस जो यूनान की राजधानी है, वे एथेंस से बाहर चले गए तथा अनेक स्थानों की यात्रा कर लोगों के विलासी जीवन को देखकर उनके मन में विरक्ति का भाव पैदा हुआ। वे विरक्त हो गए और उन्होंने 387 ईसा पूर्व में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। और डी विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, प्लेटो के जीवन में जो बदलाव आया उसके विषय में ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है।
यानी व्यवहारिक राजनीति से में थे वो जब तक सुकरात थे, लेकिन उनको प्राणदंड दिए जाने के बाद वो राजनीतिक दर्शन की ओर मुड़ गए। बिल्कुल सही है, उनको विश्वास हो गया कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के लिए सक्रिय राजनीति में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे अपने गुरु सुकरात के साथ हुए अत्याचार के साक्षी थे। इसके बाद वे इतने विरक्त हो गए, इतनी उनके मन में सक्रिय राजनीति से घृणा का भाव उत्पन्न हो गया कि वे एथेंस से बाहर चले गए, यूनान के अन्य स्थानों पर कई वर्षों तक घूमते रहे और उन्होंने देखा कि लोग किस तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से विमुख होकर विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे उनके मन में विरक्ति का भाव आया और उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें युवा, जो आज की युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के लिए एक अकादमी की स्थापना करनी चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप वे वापस एथेंस लौटे और 387 ईसा पूर्व में उन्होंने अकादमी की स्थापना की। तो ये तीनों कथन सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्लेटो की अकादमी का क्या उद्देश्य था? दार्शनिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यवस्थित करना, जन सामान्य को जीवन की सही राह बताना, युवा वर्ग को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना, राजनीतिक शोषण एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। तो दोस्तों देखिए, सक्रिय राजनीति से वे विमुख हो गए थे, इसलिए राजनीति से संबंधित तो कोई भी बिंदु सही हो ही नहीं सकता। जन सामान्य से उनका कोई तालमेल नहीं था, क्योंकि वे केवल और केवल जानते थे, वे उनके विलासी जीवन को देख चुके थे, अपने कर्तव्य से विमुख जीवन को देख चुके थे। तो उनका लक्ष्य क्या थे? युवा वर्ग थे। लेकिन युवा वर्ग को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना जैसा एक मामूली उद्देश्य उनकी अकादमी का नहीं था। उनकी अकादमी का उद्देश्य था दार्शनिक और वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यवस्थित करना और इस अनुसंधान को व्यवस्थित कर युवा वर्ग को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना। तो मूल उद्देश्य क्या हुआ? ए। तो हम इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। यदि इस प्रश्न में ए विकल्प नहीं होता और ये, तब हमारा ये सी विकल्प सही होता। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ये उनका महत्वपूर्ण प्रमुख उद्देश्य नहीं था, प्रमुख उद्देश्य था ये, और उसके जरिए वे इस काम को करना चाहते थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, इस कथन का क्या अर्थ है? प्लेटो अच्छे और बुरे का विश्लेषण करने में सक्षम थे। बी, प्लेटो वस्तु से पूर्व विचार की सत्ता के समर्थक थे। सी, प्लेटो समस्त सृष्टि में एक ही चेतना की विद्यमानता में विश्वास करते थे। या डी, प्लेटो मानवीय चेतना एवं ऊर्जा के समर्थक थे। तो दोस्तों, प्लेटो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, इसका मतलब है कि प्लेटो वस्तु से पूर्व विचार की सत्ता के समर्थक थे, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब हम इस पंक्ति को एक बार समझ लेते हैं। प्लेटो के प्रत्ययवादी होने का अर्थ क्या है? उनका कहना था कि ये पूरी सृष्टि जो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ये एकाएक नहीं बन गई। पहले ईश्वर के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार का बिंब हुआ और उसके अनुकरण पर यह सृष्टि बनी। यानी वे किसी भी वस्तु के निर्माण से पहले उसकी विचार की सत्ता होती है, वैचारिक धरातल पर वो वस्तु निर्मित होती है, इस बात का में विश्वास करते थे। यही है प्रत्ययवादी दार्शनिक होना। यानी जब तक कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उस विचार के क्रियान्वयन में उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। हम कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं तो हम उसके पहले अपने मस्तिष्क में उसकी कल्पना करेंगे, उसका बिंब बनाएंगे कि हम इस तरह की मूर्ति बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम उस विचार के अनुकरण करते हुए मूर्ति साक्षात पत्थर को तराश कर बनाएंगे। तो ये बात मानते थे प्लेटो, और इसी बात को सृष्टि में भी सृष्टि को भी वे अनुकरण मानते थे। यानी ईश्वर के द्वारा अपने विचार का अनुकरण करके सृष्टि के प्रत्येक तत्व का निर्माण किया गया है, ये वो मानते थे। यही कारण है कि उनकी दृष्टि में कला की सारी वस्तुएं अनुकरण है और सत्य से दूर हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का ग्रंथ नहीं है? एपोलॉजिया यानी संवाद, एपिस्टल्स यानी आलेख, पॉलिटिया, और डी फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स प्लेटो का ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ है रिचर्ड्स का। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो तीन ग्रंथ ये प्लेटो के हैं, ये आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए। एपोलॉजिया, एपिस्टल्स और पॉलिटिया, ये तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनका पॉलिटिया।
तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, प्लेटो की कृतियों के विषय में असत्य कथन है। प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे। प्लेटो के 36 ग्रंथों में 23 संवाद और 13 आलेख या पत्र हैं। प्लेटो के सभी ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में हैं। अकादमी में कार्य करते हुए प्लेटो ने एपोलोजिया यानी संवाद और एपिस्टल्स यानी आलेख जैसे ग्रंथ लिखे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्लेटो के सभी ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में नहीं बल्कि यूनानी भाषा में है, क्योंकि वे यूनान के थे और यूनानी उनकी मातृभाषा थी। तो यूनानी ग्रंथ में, यूनानी भाषा में उनके ग्रंथ लिखे गए हैं। तो असत्य कथन है सी। शेष तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ सी। यानी कुल उन्होंने 36 ग्रंथ लिखे थे। उन 36 ग्रंथों में से 23 संवाद थे, 13 आलेख थे और अकादमी में कार्य करते हुए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, अपोलोजिया यानी संवाद और एपिस्टल्स यानी आलेख। तो ये बात की तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। आगे चले, प्लेटो ने किस प्रकार की कविता का समर्थन किया? प्रकृतिवादी, सामाजिक दृष्टि से उपादेय और नैतिक कविता, दार्शनिक कविता, ऐतिहासिक एवं मनोरंजक कविता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्लेटो नैतिक मूल्यों के समर्थक थे। उनसे पहले जो साहित्य लिखा जा रहा था उस साहित्य को मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जा रहा था और प्लेटो का मानना था कि कोई भी साहित्य यदि मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाता है, उसमें चमत्कारिक दृश्य होते हैं, उसमें हिंसा के दृश्य होते हैं, उसमें झूठ, छल, कपट जैसी पूरी बुरी वृत्तियों को चित्रित किया जाता है, तो इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये सामाजिक व्यक्तियों के यानी जन सामान्य की मानसिकता को रुग्ण बना देती है, यानी मानसिक विकृतियां उत्पन्न करती है। इसलिए उन्होंने कविता का पहली बात तो बहिष्कार किया, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की कविता का समर्थन किया वो थी सामाजिक दृष्टि से उपादेय और नैतिक कविता। यानी केवल वही कविता उनकी दृष्टि में उपादेय थी, महत्वपूर्ण थी और उपयोगी थी जो सामाजिक दृष्टि से कल्याणकारी हो और नैतिक मूल्यों की समाज में स्थापना करने वाली हो। वैसे वे कविता और कवि दोनों का बहिष्कार करते थे। तो आंसर हुआ इसका बी। अगला प्रश्न, प्लेटो के काव्य विषयक दृष्टिकोण के विषय में असंगत कथन है। ए, प्लेटो काव्य सृजन के मूल में दैवीय प्रेरणा में विश्वास करते थे। प्लेटो ने मनोरंजन को काव्य का महत्तम उद्देश्य माना। प्लेटो होमर के प्रति अपनी तमाम शुभाशंसाओं के बावजूद उनके काव्य में देव वर्णन के विरोधी थे। प्लेटो काव्य में देवताओं को कुटिल, पापी, षड्यंत्रकारी, क्रूर, लालची, असत्यवादी चित्रित करने के विरोधी थे। यानी प्लेटो काव्य सृजन के मूल में दैवीय प्रेरणा में विश्वास करते थे। हमको असंगत कथन छांटना है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन प्लेटो मनोरंजन को काव्य का महत्तम उद्देश्य नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि में पहली बात तो काव्य बहिष्कृत है, दूसरी बात यदि कोई काव्य उपयोगी भी है तो वही काव्य उनकी दृष्टि में उपयोगी है जो समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करे, समाज का कल्याण करे, समाज का सही दिशा में मार्गदर्शन करे। तो मनोरंजन को वो काव्य का उद्देश्य नहीं मानते थे। तीसरी बात, वो होमर के प्रशंसक थे। होमर जिसको कि अंग्रेजी साहित्य का पिता कहा जाता है, होमर के प्रशंसक थे, लेकिन उन प्रशंसाओं के बावजूद होमर ने जो देवताओं का वर्णन अपने काव्य में प्रसंगवश किया था, जिसमें कभी पापी, कभी छली कपटी, इस तरह का चित्रण किया गया था देवताओं का, वे उस वर्णन के विरोधी थे। और क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि यदि हम देवताओं के इस प्रकार के रूप को चित्रित करेंगे तो समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो असत्य कथन है बी। आंसर हुआ इसका बी। अगला प्रश्न, प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया, उनके शिष्य अरस्तु ने भी दिया। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, लेकिन प्लेटो और भले ही अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी अनुकरण के सिद्धांत विषयक जो मान्यताएं हैं उनमें परस्पर बहुत अधिक अंतर है। तो ये प्रश्न है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की विशेषता के विषय में। तो पहला विकल्प है अनुकरण सभी कलाओं की मौलिक विशेषता है, अतः काव्य अनुकृति है। यानी प्लेटो का मानना था कि संसार में जितनी भी कृतियां, कलाकृतियां हैं, वे अनुकृतियां हैं, यानी अनुकरण पर बनाई गई है। क्यों ऐसा मानना था? क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी कला की रचना से पूर्व विचार उत्पन्न होता है और विचार के अनुकरण पर कलाकृति बनाई जाती है, यानी वे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, जिसकी हम चर्चा कर चुके। दूसरी बात, कलाओं का जन्म मानवीय चेतना के उत्कर्ष का परिचायक है। यह कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। क्यों?
असत्य है। क्यों असंगत है? क्योंकि वे कलाओं को मूल सत्य से दूर मानते थे, क्योंकि वे अनुकृतियां हैं। उनका विचार था कि ईश्वर के मस्तिष्क में सृष्टि का निर्माण करने के लिए क्या उत्पन्न हुआ? विचार उत्पन्न हुआ। उस विचार का अनुकरण कर उसने सृष्टि बनाई, पेड़ पौधे बनाए, पहाड़, जंगल, नदी, झरने बनाए, और उन झरनों को देखकर कवि या कलाकार मूर्ति बनाता है, चित्र बनाता है, या कविता लिखता है, या साहित्य की अन्य किसी विधा में उनका वर्णन करता है। यानी ये अनुकृतियां हैं, अनुकरण के आधार पर बनाई गई कृतियां हैं। जितनी भी कलाकृतियां हैं, ऐसी स्थिति में ये सत्य से दूर है। और जो कृति, जो रचना, जो कला सत्य से दूर है, वो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो ही नहीं सकती। इसलिए वो कलाओं को मानवीय चेतना के उत्कर्ष का आधार नहीं मानते थे। प्लेटो के अनुसार उपयोगी कलाओं के मूल तत्वों का अनुकरण तथा ललित कलाओं में उनका भी अनुकरण होता है। बिल्कुल सही है। प्लेटो के अनुसार काव्य अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सत्य से तिगुना दूर है। यानी कैसे काव्य अनुकरण का अनुकरण है? ईश्वर ने अनुकरण करके बनाई तो सत्य से एक कदम दूर हो गई सृष्टि। फिर सृष्टि की उस कलाकृति का अनुकरण करके किसी कलाकार ने कलाकृति बनाई, और उस कलाकृति को देखकर काव्य ने लिखा, तो वो सत्य से, काव्य लिखा कवि ने, तो वो सत्य से तिगुना दूर हो गया। तो ये सभी कथन सही हैं, केवल बी विकल्प असंगत है। ये उनके अनुकरण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत के विषय में सत्य कथन छांटिए। ए, प्लेटो का कला विषयक सिद्धांत प्रत्यय सिद्धांत से गहरा संबंध रखता है। स्पष्ट बात है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। यह भी सही है। इतनी चर्चा हम पिछले प्रश्नों में इसकी कर चुके हैं। सी, जगत में दृश्यमान सभी वस्तुएं उसी विचार की प्रतिकृति हैं और वे सत्य से एक बार दूर हैं। और उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों कथन उनके प्रत्यय सिद्धांत की विशेषताएं हैं, इसलिए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों बिंदुओं को आप अच्छी तरह समझकर कंठस्थ कर लेंगे ताकि इस सिद्धांत पर आधारित कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, प्लेटो ने कवि और कलाकार को किस रूप में स्वीकार किया? सृजनकर्ता, अनुसंधानकर्ता, अनुकरणकर्ता या दृष्टा? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वे तो अनुकरण का अनुकरण मानते हैं काव्य को, तो उन्होंने कवि और कलाकार को अनुकरणकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, प्लेटो के कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असत्य कथन है। ए, प्लेटो ने कहा कि ट्रेजेडी का कवि हमारे विवेक को नष्ट कर वासनाओं को जागृत करता है। बी, प्लेटो का विचार था कि जब कवि कर्म तर्क की कसौटी पर कसकर किया जाए तब कवि की अभिव्यक्ति गंभीर सत्य का उद्घाटन करती है। सी, काव्य का अनुशीलन मनुष्य को उदात्त भावभूमि पर प्रतिष्ठित करता है। डी, काव्य का अनुशीलन मनुष्य की करुणात्मक अनुभूति को पल्लवित करता है और यह करुणात्मक अनुभूति मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो हमें असत्य कथन छांटना है। किसके विषय में? कविता के विषय में, जो विचार प्लेटो ने अभिव्यक्त किए उसके विषय में। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले कथन को समझ लेते हैं। पहले कथन में प्लेटो ने कहा कि ट्रेजेडी यानी जो दुखांत रचनाएं होती हैं, वो का कवि जब कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ता है या उस पर आधारित किसी नाटक को देखता है तो वे इतने करुणा के भाव से डूब जाते हैं, भर जाते हैं कि उनकी सोचने समझने की, सही और गलत में फर्क करने की जो बुद्धि है वो उस समय नष्ट हो जाती है। यानी विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत की परख करने की क्षमता, बुद्धि। तो वो विवेक को नष्ट करता है और हमारी वासनाओं को, जो हमें नीचे गिराती हैं, उत्कर्ष की ओर नहीं ले जाती बल्कि नीचे की ओर ले जाती हैं, हमारे चरित्र का पतन करती हैं, उन वासनाओं को जागृत करता है। दूसरा, प्लेटो का विचार था कि जब कवि कर्म तर्क की कसौटी पर कसकर किया जाए, यानी उसकी उपादेयता की जांच की जाए कि सामाजिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है या नहीं, तब कवि की प्रतिभा गंभीर सत्य का उद्घाटन करती है। ये बिल्कुल सही है। अंतिम कथन है, काव्य का अनुशीलन मनुष्य की करुणात्मक अनुभूति को पल्लवित करता है। यानी कविता पढ़ने से उसमें करुणा और ऐसे जो भी भाव, करुणा भाव को सिर्फ उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, ऐसे बहुत सारे भाव जो मनुष्य को कमजोर बनाते हैं, उनकी अनुभूतियों को विकसित करता है। यानी मनुष्य को आंतरिक स्तर पर कमजोर बनाता है और मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कमजोरी
घातक है क्योंकि ये मनुष्य को नैतिक मूल्यों से दूर ले जाती है और उसके आत्मबल को पर चोट करती है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, सी कथन गलत है। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, प्लेटो ने काव्य और कवि का बहिष्कार किया। प्लेटो के आदर्श गणतंत्र में मानसिक रूप से रुग्ण मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं था। उपर्युक्त कथन के विषय में सत्य कथन है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों कथनों के विषय में सही विकल्प है बी, क्योंकि प्लेटो ने ये दोनों ही कथन प्रस्तुत किए कि उन्होंने काव्य और कवि का बहिष्कार किया, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने अपने रिपब्लिका ग्रंथ में, पॉलिटिया ग्रंथ में जो आदर्श गणतंत्र का चित्र प्रस्तुत किया है, स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसमें मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि उनका जो आदर्श गणतंत्र है वो नैतिक मूल्यों पर स्थापित हो, क्योंकि अपने गुरु सुकरात को प्राण दंड दिए जाने के बाद वे राजनीति के विकृत रूप से परिचित हो चुके थे और वे एक ऐसा गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। इसलिए मानसिक, और उन्होंने क्या माना कि कवि जो भी कार्य करता है, पहली बात तो वो अनुकरण का भी अनुकरण है, दूसरी बात वो ऐसी करुणात्मक यानी मनुष्य को कमजोर बना देने की वाली वासनाओं को, भावनाओं को जागृत करता है, जिससे मनुष्य मानसिक रूप से रोगी होता है, आत्मिक स्तर पर कमजोर होता है। तो ऐसे काव्य और कवि के प्रेमी मानसिक रूप से रोगी मनुष्यों का इस आदर्श गणतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो यहां पर ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित कथन है और इसमें क्यों उन्होंने काव्य और कवि का बहिष्कार किया उसका कारण यहां स्पष्ट किया गया है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्लेटो ने युगीन कविता पर कौन सा आक्षेप लगाया? कविता सत्य से दूर है क्योंकि वह अनुकृति की अनुकृति है। कविता क्षुद्र मानवीय भावों से उत्पन्न होती है और उन्हीं क्षुद्र का मतलब है तुच्छ, क्षुद्र भावों का वर्णन करती है। सी, कविता मानव जाति को हानि पहुंचाती है क्योंकि उनकी दृष्टि में कविता क्या थी? मानसिक रूप से रुग्ण करने का माध्यम। उपर्युक्त सभी तो कविता पर ये सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, सर अब आते हैं, ये 15 प्रश्न थे दोस्तों प्लेटो पर आधारित। अब आगे के जो प्रश्न है वो लॉन्जाइनस पर आधारित हैं। सर्वप्रथम लॉन्गिनुस यानी लॉन्जाइनस, जिसको लॉन्गिनुस भी कहा जाता है, कि सही पहचान किसने की? क्योंकि इनके ग्रंथ को लेकर के बहुत विद्वानों के बीच मतभेद था और अलग अलग लॉन्गिनुस नाम के कई व्यक्ति इतिहास में हुए, उनके साथ उनका संबंध जुड़ा, उस ग्रंथ का संबंध जुड़ा जाता था। लेकिन सबसे पहले इनको सही रूप में पहचानने वाले व्यक्ति कौन थे, ये इस पर आधारित प्रश्न है। ए, प्रोफेसर रीज रॉबर्ट्स, बी, रॉबर्टेल्लो, सी, विमसॉट या डी, ब्रुक्स। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे पहले रॉबर्टेल्लो नामक विद्वान ने सही पहचान की लॉन्गिनुस की और पेरिप्लस के नामक ग्रंथ के रचयिता के रूप में उन्हें पहचाना। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, लॉन्गिनुस अर्थात लॉन्जाइनस का ग्रंथ है पेरिप्सुस, थिसॉरस, ग्रीक लिंगुआ या पेपिरस। तो दोस्तों पेरिप्सुस इनका प्रमुख ग्रंथ है। आंसर हुआ हमारा ए। बाकी ये शेष जो शब्द हैं ये अंग्रेजी के शब्द मात्र हैं, ये किसी भी ग्रंथ का नाम नहीं है। थिसॉरस अंग्रेजी की वो डिक्शनरी होती है दोस्तों जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द आदि आदि के उदाहरण, बहुत सारे शब्द और उनके अर्थ दिए होते हैं। ग्रीके लिंगुआ यूनानी भाषा के लिए यूनानी में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है और पेपिरस एक पदार्थ का नाम है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्लेटो का ग्रंथ है पेरिप्सुस। आगे चलते हैं। लॉन्जाइनस के विषय में असंगत कथन छांटिए। लॉन्जाइनस एक इतालवी विद्वान थे जिन्होंने थिसॉरस नामक ग्रंथ लिखा। लॉन्जाइनस प्लेटो से प्रभावित थे किंतु उन्होंने काव्य के उन मोहक गुणों की प्रशंसा की जिनकी प्लेटो ने निंदा की थी। लॉन्जाइनस एक अलंकार शास्त्री थे, वे भाव पक्ष और कला पक्ष की बारीकियों से बखूबी परिचित थे। लॉन्जाइनस ने भावोत्कर्ष, आह्लाद तथा दिव्य आनंदानुभूति को काव्य का आवश्यक तत्व माना। तो देखिए लॉन्जाइनस एक इतालवी विद्वान थे जिन्होंने थिसॉरस नामक ग्रंथ लिखा। अभी मैंने पिछले प्रश्न में चर्चा की कि थिसॉरस
एक डिक्शनरी होती है अंग्रेजी की, तो थिसॉरस नामक ग्रंथ के रचयिता लॉन्जाइनस नहीं है। और दूसरी बात, ये इतालवी विद्वान भी नहीं है, तो असत्य कथन है ए। बाकी तीनों बातें, तीनों कथन लॉन्जाइनस के विषय में बिल्कुल सही है। लॉन्जाइनस प्लेटो से प्रभावित थे, किंतु उनके काव्य के उन मोहक गुणों की प्रशंसा की जिनकी प्लेटो ने निंदा की थी। यानी कविता के प्रशंसक थे, प्लेटो कविता का बहिष्कार करते थे, लेकिन लॉन्जाइनस प्लेटो से प्रभावित होने के बावजूद कविता के विषय में अपने निजी विचारों के समर्थक थे, जिसमें वे कविता के प्रशंसक थे। दूसरी बात, लॉन्जाइनस एक अलंकार शास्त्री थे। वो भाव पक्ष और कला पक्ष की बारीकियों को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने काव्य में इनका भी महत्व स्थापित किया। लॉन्जाइनस ने भावोत्कर्ष यानी भावनाओं को जागृत होना, उत्कर्ष चरम स्थिति पर पहुंचना, आह्लाद यानी प्रसन्नता और दिव्य आनंदानुभूति को काव्य का आनंद आवश्यक तत्व माना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने काव्य में अनिवार्य नहीं माना कला के नियमों का प्रयोग, धर्म एवं शास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग, शब्द चयन और शब्दों का शुद्ध प्रयोग, छंद और अलंकारों का सम्यक प्रयोग। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कला के नियमों का प्रयोग लॉन्जाइनस ने कला के लिए अनिवार्य माना। शब्द चयन और शब्दों के शुद्ध प्रयोग पर भी उन्होंने बहुत बल दिया, क्योंकि भाषा का चरमोत्कर्ष की के समर्थक भी वो थे, क्योंकि वो मानते थे कि भाव कितने भी अच्छे हों, यानी यदि उन भावों के अनुकूल उत्कृष्ट शब्द चुनकर प्रयोग में नहीं लाए गए हैं काव्य में, तो भावों की अभिव्यक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं हो सकेगी। यानी शब्दों के चुनाव और उनके शुद्ध प्रयोग पर उन्होंने बल दिया। और हम पढ़ चुके हैं कि वे अलंकार शास्त्री थे, तो वो चाहते थे कि अलंकारों का, छंदों का अनावश्यक प्रयोग काव्य को बोझिल बनाता है, लेकिन यदि उन्हें संतुलित रूप में अभी प्रस्तुत किया जाए, उनका प्रयोग किया जाए, तो वे काव्य को प्रभावशाली बनाते हैं, उसे एक उच्च भाव भूमि पर स्थापित करते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं का उन्होंने समर्थन किया। केवल धर्म और शास्त्रीय ज्ञान को वो काव्य के लिए आप अनिवार्य नहीं मानते थे। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, पैरिप्सुस के वर्तमान रूप में है 44 अध्याय, 40 अध्याय, 35 अध्याय या 51 अध्याय। तो दोस्तों पैरिप्सुस, बार बार मेरे मुंह से पेरिप्लस निकल रहा है, आप ध्यान देंगे, पेरिप्सुस ग्रंथ का नाम है। पेरिप्सुस जो ग्रंथ है वो हमें पूरी तरीके से मिलता नहीं है, तो जो भी उसका खंडित रूप हमको मिलता है उसमें 44 अध्याय है। तो वर्तमान में जो उपलब्ध ग्रंथ है उनमें 44 अध्याय है। मूल ग्रंथ में कितने होंगे ये अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो आंसर है हमारा ए। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य की आत्मा है भाव, बिंब एवं प्रतीक, उदात्तता या काल्पनिकता। क्योंकि लॉन्जाइनस ने उदात्तता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था काव्य में, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस का उदात्तता से तात्पर्य है भावों का सम्यक चित्रण, भाषा वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष, ऐतिहासिक घटनाओं का भावपूर्ण चित्रण और काल्पनिकता। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाषा वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष से उनका तात्पर्य है उदात्तता से। यानी उदात्तता में उन्होंने दो चीजों को सबसे अधिक महत्व दिया, भाषा वैशिष्ट्य और दूसरा है चरमोत्कर्ष। अब इन दोनों बिंदुओं को संक्षेप में समझ लेते हैं। भाषा वैशिष्ट्य से उनका मतलब क्या है कि भाषा में शब्द भंडार जो है वो असीमित है, लेकिन यदि कवि अपनी प्रतिभा के बल पर जिस भाव को अभिव्यक्त कर रहा है उस भाव के अनुकूल सही, सार्थक और सटीक शब्द का चयन कर प्रयुक्त करता है, तो भाषा स्वतः ही विशिष्ट रूप तो धारण करती ही है, साथ ही उन भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त, एक प्रभावशाली माध्यम बन जाती है। इसलिए उन्होंने कहा भावों की उत्कृष्टता के साथ साथ, भावों की उत्कृष्टता तो जरूरी है ही, भावों की उत्कृष्टता के साथ साथ क्या जरूरी है, भाषा के में विशिष्ट शब्दों का यानी भाव के अनुकूल शब्दों का प्रयोग। दूसरी बात चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष क्या होता है? चरमोत्कर्ष होता है वो बिंदु जब कोई भी पाठक, कोई भी श्रोता या कोई भी दर्शक
अपने स्व के दायरे से ऊपर उठकर एक उच्च भावभूमि पर स्थापित हो जाता है, तब उसके व्यक्तिगत राग, द्वेष, दुख, सुख उसे प्रभावित नहीं करते और वो एक समान संतुलित भाव से जो कुछ काव्य में प्रस्तुत किया जा रहा है उसे समझकर उसका आनंद ले पाता है, वो है चरमोत्कर्ष। तो लॉन्जाइनस ने कहा कि भाव की विशिष्टता के लिए जरूरी है भाषा का वैशिष्ट्य, और भाषा का वैशिष्ट्य यानी अनुकूल, उचित, सटीक शब्दों का प्रयोग दर्शक को, पाठक को उस उच्च भावभूमि पर ले जाता है जहां वो स्व के तुच्छ दायरे से ऊपर उठ जाता है, और वही चरमोत्कर्ष की स्थिति है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और यही सारांश है उनके उदात्तता के सिद्धांत का। यदि हम दो शब्दों में कहें तो भाषा वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्तता की विशेषता मानी सार्वकालिकता एवं सार्वदेशिकता, नैसर्गिकता, कवि की प्रसिद्धि का आधार और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उदात्तता का आधारभूत तत्व क्या था? भाषा वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष। उसकी विशेषताएं उन्होंने और स्पष्ट की। सार्वकालिकता, जो हर काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में, रचना के 100, 200, 400, 500 काल वर्ष बीत जाने पर भी अगर कोई कृति, कोई भी काव्य समाज के लिए उपयोगी है, उसे उदात्त भूमि पर ले जाता है, तो यानी वो सचमुच उदात्त काव्य है, सर्वकाल में उपयोगी होना चाहिए। सार्वदेशिकता, विश्व में किसी भी स्थान पर उस काव्य को पढ़ा जाए, वहां भी उसको उतना ही आनंद का स्रोत माना जाए जितना कि वो जहां मूल रूप से लिखा गया था वहां माना जाता है। ये गुण है उदात्तता का दूसरा, तो सार्वदेशिकता। दूसरी बात नैसर्गिकता, यानी नैसर्गिकता का मतलब है जिसमें कृत्रिम भावों का की अभिव्यक्ति नहीं हो, भावों को जबरदस्ती आडंबरपूर्ण तरीके से आरोपित न किया जाए, बल्कि जो मूल प्रकृतिजन्य भाव हैं उनको उनके उसी सहज और सुंदर रूप में अभिव्यक्त किया जाए। और जब इस तरह के तीन बिंदु यहां मिल जाते हैं तो पाठक या दर्शक उदात्तता की भूमि पर स्थित होगा, और वो कवि जिसने वो इतना उत्कृष्ट काव्य लिखा उसको यश मिलेगा। यानी उदात्तता कवि की प्रसिद्धि का आधार है। यानी ये तीनों बिंदु उन्होंने उदात्तता की विशेषता में शामिल किए। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्तता के लिए अनिवार्य तत्वों को व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर कौन से भागों में बांटा? देखिए, उदात्तता के लिए अनिवार्य तत्व जितने भी उन्होंने बताए, जिनकी चर्चा हमने पिछले प्रश्नों में की, उनको व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्होंने कितने भागों में बांटा, ये प्रश्न है। ए है अंतरंग और बहिरंग तत्व, सत और असत तत्व, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, भाषा तत्व, संगीत तत्व। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतरंग तत्व और बहिरंग तत्व नाम से दो वर्गों में विभाजित किया। अंतरंग तत्व भाव से संबंधित थे और बहिरंग तत्व भाषा, अलंकार प्रयोग, छंद प्रयोग आदि से संबंधित थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस के अनुसार निर्धारित उदात्तता के तत्वों में शामिल नहीं है महान धारणाओं और विचारों की उद्भावना, दूसरा भावावेश की तीव्रता, तीसरा बुद्धि एवं भाव का सामंजस्य, चौथा समुचित अलंकार योजना, पांचवा ऐतिहासिकता और काल्पनिकता, छठा उत्कृष्ट भाषा एवं गरिमामय रचना विधान। तो दोस्तों उदात्तता के जो तत्व बताए लॉन्जाइनस ने, उसमें महान धारणा और विचारों की उद्भावना बताई गई है, क्योंकि महान विचारों की अभिव्यक्ति होगी तभी काव्य में उदात्तता के सिद्धांत का प्रतिपादन होगा, और स्वार्थपूर्ण छोटे छोटे दूषित विकृत मनोभावों की अभिव्यक्ति करने से काव्य उदात्त नहीं बनता। तो ये तत्व उन्होंने माना। दूसरी बात, उन्होंने भावावेश की तीव्रता, यानी ये तत्व उन उदात्त अच्छी भावनाओं को पाठक के हृदय में इतना जागृत कर दें कि वो स्व के दायरे से ऊपर उठकर चरम स्थिति में हो जाए, वो भावावेश की तीव्रता को भी उन्होंने तत्व माना। लेकिन बुद्धि और भाव के सामंजस्य की बात उन्होंने नहीं की। समुचित अलंकार योजना की बात उन्होंने की, तत्व माना, क्योंकि उनका कहना था कि अलंकारों का संतुलित प्रयोग, भावानुकूल प्रयोग, भाषा के अनुकूल प्रयोग यदि किया जाए तो वो काव्य को प्रभावशाली बनाते हैं और उदात्त तत्व की स्थापना करने में सहयोगी होते हैं। तो इसका उन्होंने समर्थन किया, इसे उन्होंने तत्वों में शामिल किया। ऐतिहासिकता और काल्पनिकता की बात लॉन्जाइनस ने नहीं की।
अब अगला आता है उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय रचना विधान। इसको उन्होंने स्वीकार किया, यानी उत्कृष्ट भाषा की बात भाषागत वैशिष्ट में हम कर चुके हैं। गरिमामय रचना विधान, क्योंकि उदात्त जीवन मूल्य की स्थापना करनी है, उदात्त भावों की अभिव्यक्ति करनी है, तो जब तक रचना विधान यानी शिल्प कविता का गरिमापूर्ण नहीं होगा तब तक एक उत्कृष्ट काव्यकृति नहीं रची जा सकेगी। तो उन्होंने तीसरे और पांचवें को यहां नहीं माना, स्वीकार नहीं किया उदात्तता के तत्व के रूप में। कूट देखते हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, पांचवा, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत में निहित मान्यता है। लॉन्जाइनस के अनुसार वैचारिक उत्कृष्टता कवि में प्रकृति जन्य होती है। हमको निहित मान्यता नहीं है, यानी असंगत कथन छांटना है। दूसरा, लॉन्जाइनस ने भावावेग की तीव्रता को अनिवार्य माना, क्योंकि भव्य आवेग में आत्मोत्थानकारी उत्कृष्ट भाव होते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक स्वयं ही लोकोत्तर स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। तीसरा, लॉन्जाइनस ने काव्य के भाव प्रवाह में अलंकारों के प्रयोग को अनुचित माना। चौथा, लॉन्जाइनस ने गरिमा में रचना विधान में रचनागत सामंजस्य पर बल दिया। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये मान्यता उनकी नहीं है। वे भाव प्रवाह में अलंकारों के संतुलित प्रयोग के समर्थक थे। उन्होंने अलंकारों के प्रयोग को अनुचित नहीं माना, बल्कि उचित माना, भावोत्कर्ष में सहायक माना। बस शर्त यही थी कि अलंकारों का संतुलित प्रयोग किया जाए। तो ये कथन असंगत है, तो आंसर हुआ हमारा सी। लॉन्जाइनस ने उदात्तता के अवरोध तत्वों में, यानी कौन से तत्व ऐसे हैं काव्य में जो उदात्तता की स्थापना करने या उदात्तता को अभिव्यक्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अवरोधक होना चाहिए यहां पर। अवरोधक तत्वों में किसे शामिल नहीं किया? चमत्कारपूर्ण पद गुंफन या क्षुद्र अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग, संगीतात्मक शब्द योजना, असंयत वाग विस्तार एवं भावाडंबर, अत्यंत संक्षिप्तता, अभिव्यंजना की क्षुद्रता, अनावश्यक साज सज्जा। तो दोस्तों अवरोधक तत्व उन्होंने माना पद गुंफन यानी पद योजना, चमत्कारपूर्ण और आडंबरपूर्ण और तुच्छ अर्थ की अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों के प्रयोग को उदात्तता में बाधक माना। संगीतात्मक शब्द योजना को उन्होंने बाधक नहीं माना, क्योंकि वे छंद और अलंकार के संतुलित प्रयोग के समर्थक थे। तो ये इन्होंने स्वीकार नहीं किया, यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। असंयत वाग विस्तार और भावाडंबर को भी इन्होंने बाधक तत्व माना। और अत्यंत संक्षिप्त रूप में अगर कोई भी कवि अपनी बात कहता है तो उसका उतना अधिक पाठक या श्रोता के हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा संक्षिप्तीकरण को उन्होंने बाधा माना, अभिव्यंजना की तुच्छता को उन्होंने बाधा माना और अनावश्यक अलंकरण को उन्होंने साज सज्जा यानी अलंकरण को उन्होंने बाधा माना। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने प्लेटो और लॉन्जाइनस के काव्य सिद्धांतों पर आधारित प्रश्नों पर बात की और इन प्रश्नों को हृदयंगम कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह, तो मैं वादा करती हूं आपसे कि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी मूल विषय वस्तु को, उसके मूल तत्व को अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।